Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for 28th of December 2018 and discussion शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन. तो आप ऑप्शंस हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इंडिया. दूसरा क्वेश्चन है माउंट एटना विच इज़ इन न्यूज़ इज लोकेटेड इज इन विच कंट्री. ऑप्शंस हैं यूके, इटली, फ्रांस या जर्मनी. तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. एंड ऑप्शंस आर जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड ब्राज़ील. तो इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर करिएगा. अब हम लोग न्यूज़ का डिस्कशन शुरू करते हैं. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर टुडे. एंड द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी विल डिस्कस इज रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक बिल. And officially the name of this bill is the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2018. तो इस बिल का नाम क्या है? The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2018 and it is seen as an empowering legislation for Muslim women. तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को. इसके बाद जो ये पिक दे रखी है इसमें हम इसके की फीचर्स को देख लेते हैं. दिस बिल विल रिप्लेस द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन सितंबर 2018. तो ये बिल जो है वो ऑर्डिनेंस जो सितंबर 2018 में लाया गया था उसको रिप्लेस करेगा. और आप लोग ध्यान रखिएगा एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ इट्स प्रोमलगेशन. ध्यान रखिएगा. एंड इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 123 है अंडर which president can issue ordinance on those issues which are extremely important or urgent. ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो है इस बिल में जो है वो किसी भी तरीके से जो ट्रिपल तलाक दिया जाएगा उसको इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2017 में भी किया था. इन 2017 ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर ट्रिपल तलाक और विच इज ऑल्सो नोन एज तलाक बिद्दत एज इलीगल एंड वॉइड. तो ये ध्यान रखिएगा. अब इसमें पनिशमेंट क्या की गई है. तो this bill says that there would be an offense with imprisonment for up to 3 years and a fine. And under this bill the woman is also entitled for maintenance which will be determined by a magistrate. तो ये ध्यान रखिएगा इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल और फाइन का है. इसके अलावा वुमेन को मेंटेनेंस भी. एंड कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है. तो ध्यान रखिएगा कंप्लेन वाइफ फाइल कर सकती है या उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव फाइल कर सकता है. पहले प्रॉब्लम थी कि कोई इंसान जो है ट्रिपल तलाक के मामले में कंप्लेंट फाइल कर सकता था. तो इसको इस बिल ने हैंडल किया है कि नाउ कंप्लेंट कैन ओनली बी फाइल्ड बाय वाइफ और हर क्लोज रिलेटिव्स. एक और जो प्रोविजन है इस बिल का वो ये है कि द वुमेन कैन ऑल्सो ड्रॉप द केस अगेंस्ट हर हस्बैंड इफ बोथ रीच अ कॉम्प्रोमाइज. पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो ड्राफ्ट लाया गया था बट बाद में इस बिल के अंदर इस चीज़ को ऐड किया गया कि वुमेन अगर दोनों लोगों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वुमेन कैन ड्रॉप द चार्जेस. तो ये ध्यान रखिएगा. अर्लियर देयर वाज आल्सो नो प्रोविजन ऑफ बेल बट नाउ द प्रोविजन फॉर बेल हैज आल्सो बीन एडेड. सो ये ध्यान रखिएगा इस बिल में जो है वो बेल भी मिल सकती है. तो ये था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018 के बारे में. तो हमने देखा कि इट विल एम्पावर मुस्लिम वुमेन. इसके अलावा इसमें फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया है. इट हैज़ डिक्लेयर ट्रिपल तलाक एज इलीगल एंड वॉइड. तो ये न्यूज़ थी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड. जो दूसरी न्यूज़ हमें देखनी है दैट इज टाइटल्ड एज कीप मुंबई पुणे ओपन एट नाइट फॉर न्यू ईयर सेज आदित्य ठाकरे. तो उन्होंने ऐसा क्यों डिमांड किया है. वाई सच अ डिमांड हैज़ बीन मेड बाय आदित्य ठाकरे. सो ही इज सेइंग दैट इफ मुंबई पुणे एंड अदर सिटीज आर ओपन 24/7 इन द नॉन रेसिडेंशियल एरियाज. तो ध्यान रखिएगा कैसे एरियाज में 24/7 ओपन की बात की जा रही है नॉन रेसिडेंशियल एरियाज में. सो दिस वुड गिव मोर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू to state government and it would give more employment to youths. And second thing is that this would also allow citizens to have more space and time to unwind after hours of work. तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस से 10-11 बजे रात में आते हैं. सो दे डोंट हैव एनी प्लेस टू गो. सो इफ द सिटी इज ओपन 24/7 देन दे कैन गो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये ध्यान रखिएगा. इस डिमांड के पीछे 2 रीज़न है. एंड आप लोग जब भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर कुछ भी सजेस्ट करते हैं सो यू कैन गिव दिस सजेशन ऑल्सो कि द सिटीज शुड बी अलाउड टू फंक्शन 24/7 स्पेशली इन द नॉन रेसिडेंशियल एरियाज. तो ये ध्यान रखिएगा. ये न्यूज़ इससे रिलेटेड थी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. इसके बाद जो है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें देखनी है वो यहाँ पे दे रखी है. सेंटर एक्सटेंड्स डेडलाइन टू अपडेट एनआरसी. सेंटर
Center has extended the deadline for national register for citizens in Assam by June 30। तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या है? इट इज़ द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑफ असम एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951। एंड किसी भी इंसान का जो नाम है वो एनआरसी में कब अपडेट किया जाएगा, उसकी दो कंडीशंस है फॉर एनी पर्सन्स नेम टू बी इंक्लूडेड इन द एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सो तो पहली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा। तो ये लेगेसी डाटा क्या होता है? द लेगेसी डाटा इज द कलेक्टिव लिस्ट ऑफ एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल्स अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 ऑफ मार्च 1971। तो लेगेसी डाटा में उन लोगों का नाम है जो जिनका नाम एनआरसी में 1951 से था या फिर किसी भी इलेक्टोरल रोल में जो पब्लिश हुई हो 24 मार्च 1971 से पहले। एंड दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इफ द पर्सन इज एबल टू प्रोवाइड लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लेगेसी डाटा देन दैट पर्सन्स नेम कैन ऑल्सो बी एडेड टू नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने अभी तक दो चीजें देखी हैं। पहली ये कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पहली बार कब बना था? 1951 में बना था। अभी ये किस स्टेट के रेसिडेंट्स के लिए बन रहा है? तो ये असामीज के लिए बन रहा है। एंड कंडीशंस हमने देख ली कौन सी हैं जब आपका नाम ऐड किया जाएगा एनआरसी में। अब देख लेते हैं ये प्रोसेस शुरू कब हुई थी। द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेशन वॉज टेकन अप in 2013 after a Supreme Court verdict। and ये क्यों किया जा रहा है? why this NRC process is being done? This is being done to wean out cases of illegal migration from Assam। so there have been instances from right from independence itself when a large number of Bangladeshis or from people from other areas settled in Assam। so now this NRC is meant for weaning out those illegal immigrants from Assam। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था NRC के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली न्यूज़ देखते हैं। कश्मीर फ्रीजेज एट -70। यहाँ पे एक जो न्यूज़ है वो है डल लेक इज इन श्रीनगर। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, डल लेक इज इन श्रीनगर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे जो एक न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एज सच न्यूज़ इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द इशू दैट इज बीइंग रेज्ड इन दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट। एंड द टाइटल ऑफ द न्यूज़ इज हरियाणा असेंबलीज विंटर सेशन लाइकली टू बी स्टॉर्मी। एंड यहाँ पे जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है, द इशू दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज दैट हाउ स्टेट असेंबलीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। एंड assembly and parliament are the best platform to raise issues that concern the people। and see here Haryana's winter session would be just 1 day long। can you imagine it कि अब मतलब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं एंड सिर्फ एक दिन का विंटर सेशन, ओनली अ सिंगल डे विंटर सेशन इज बीइंग कंडक्टेड इन द हरियाणा असेंबली। एंड दैट ऑल्सो सीम्स एज अ फॉर्मेलिटी की क्योंकि एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशन। सो दैट इज द रीजन वाई दिस सेशन इज बीइंग हेल्ड। सो just in case if you are given a chance to write about the functioning of the state assemblies or parliament, then highlight this point that how the parliament and assemblies are not meeting regularly, and even if they are meeting they are not discussing the agendas। there is more chances of boycott or either dissent in the assembly। तो ये ध्यान रखिएगा इस इशू से रिलेटेड। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए है वो है कि वो दिस न्यूज़ विल रिव्यू मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया हैज़ बीन सेट बाय सचिन पायलट। सो सचिन पायलट हैज़ सेड दैट ही वुड रिव्यू द कंडीशन of minimum educational qualification for candidates to contest local bodies elections in the state। तो सचिन तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, तो ये देख लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड कंपल्सरी certain minimum educational qualification for contesting local पंचायत elections as well as municipal body elections। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस थी? सबसे पहली कंडीशन ये थी कि फॉर कंटेस्टिंग म्यूनिसिपल इलेक्शंस अ कैंडिडेट हैज़ टू बी अ क्लास 10th पास। एंड और पंचायत के लिए क्या थी? मिनिमम क्वालिफिकेशन वाज ऑफ क्लास 8 फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच एंड क्लास 5 इन ट्राइबल रिजर्व्ड एरियाज एंड क्लास 10 फॉर जिला परिषद और पंचायत समिति इलेक्शंस। तो ये कंडीशन थी। अब सचिन पायलट ने क्या बोला है? सचिन पायलट ने बोला है कि देयर शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन बट इट शुड स्टार्ट विद फ्रॉम लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू define the educational criteria for assembly and
लोकसभा इलेक्शन। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, डू यू पीपल एग्री विद द व्यू दैट देयर शुड बी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डू यू पीपल एग्री विद दिस व्यू दैट देयर शुड बी अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इस पेज पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है 26th नेशनल चिल्ड्रंस कांग्रेस। कहाँ पे हो रही है? 26 नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन भुवनेश्वर एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 10 एशियन कंट्रीज एंड 5 गल्फ कंट्रीज और ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसकी जो थीम है वो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। तो थीम ध्यान रखिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। यहाँ पर एक और चीज़ है जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बोली है, वी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग साइंटिफिक टेम्पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये न्यूज़ थी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे सारी न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल हैं, सो वी कैन स्किप देम। नाउ कम टू पेज नंबर 4 and here news was related to Chetak festival. Basically Sarankheda Chetak festival is one of the oldest horse fairs in the country and it is being held for the past 300 years. तो ये ध्यान रखिएगा, on the banks of river तापी। तो जो लोग महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या लोकल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चेतक फेस्टिवल इज हेल्ड इन महाराष्ट्र, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इसका नाम चेतक फेस्टिवल क्यों पड़ा है? बिकॉज चेतक वॉज द नेम of Maharanas Pratap horse on which he rode in famous battle of Haldighati which was fought on 21st of June 1576 between Maharana Pratap and the Mughal forces। तो ध्यान रखिएगा, चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था जिस पर बैठकर उन्होंने बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा था, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये बैटल कब हुआ था? इट वॉज फॉट ऑन 21st of June 1576 बिटवीन मुगल फोर्सेस एंड महाराणा प्रताप। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद इस पेज पे एडवर्टीजमेंट है, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू पेज नंबर 5। हियर important news is this one, Ansari Hills response to flood. Here this news as such is not important, but the question that our former vice president has raised are important and the question that he has raised is what was the human contribution to the flood। तो ध्यान रखिएगा, फ्लड इसमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि how humans have contributed to flood as a disaster। Second question he had raised and that is also very important question is did construction of buildings in the path of the flow of water contribute to flood। जो तीसरा क्वेश्चन है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा है वर एसेंशियल रूल्स इग्नोर्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डैम्स। तो जब भी आपसे फ्लड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड इफ यू हैव टू गिव रीजन सो यू कैन cite these reasons. First one is how the human has contributed to the flood. Second one is the construction of buildings, and we all know in most of the Indian cities there is haphazard construction of buildings and there is no way of drainage। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके कारण से भी बहुत सारे फ्लड आते हैं। एंड third thing is regarding rules, and we all know how the rules are ignored while construction, and there was also in the case of Kerala flood there was a accusation actually made by Kerala government that Tamil Nadu government has not properly managed the dam and that was the reason for Kerala flood। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट वी ऑल शुड रिमेंबर दैट फ्लड इटसेल्फ इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट बिकम्स अ नेचुरल डिसास्टर ओनली व्हेन इकोलॉजिकल नॉर्म्स आर इग्नोर्ड। हो सकता है यूपीएससी आप लोगों को अगले साल यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा करके पूछ ले कि फ्लड इटसेल्फ इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट बिकम्स अ नेचुरल डिसास्टर ओनली व्हेन इकोलॉजिकल नॉर्म्स आर इग्नोर्ड। कमेंट, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर लिखिएगा एंड जो लोग भी आंसर लिख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं, सो वी विल इवैल्यूएट इट। सो क्वेश्चन इज flood itself is a natural phenomena and it becomes a natural disaster only when ecological norms are ignored। तो इसके बारे में आप लोग लिखेगा। यहाँ पे दो कमिटीज हाईलाइट की गई थी, गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, एंड रिमेंबर बोथ ऑफ दीज आर कंसर्न विद इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आर रिलेटेड टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स। तो ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद इस पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है नीचे, यहाँ पे ये न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाईलाइट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है। वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। कहाँ पे है वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। When was it established? It was established in 1973 and it is an integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. तो कई बार ऐसा होता है, यूपीएससी आस्क यू which of the following wildlife sanctuary or national park is not the part of Nilgiri Biosphere Reserve और which of the following is part of नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अरालम, मुडुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क as well as the Wayanad and Satyamangalam wildlife sanctuaries. All these national parks and wildlife sanctuaries are part of नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप नाम ध्यान रखिएगा, अरालम, मुडुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज वेल एज वैनाड एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है पेज नंबर 7 पे। इन पेज नंबर 6 ऑल द न्यूज़ वर पॉलिटिकल वन, सो वी कैन इग्नोर देम। Now the news that is important for us on page number 7 is Gangetic river dolphins are going in Sundarbans. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why Gangetic dolphins are missing in Sundarban? Because water salinity is increasing. So here they have highlighted rise in salinity in the water system is making the Gangetic dolphins rare in Sundarban area. तो ये ध्यान रखिएगा। एंड बेसिकली देयर वाज अ स्टडी रिगार्डिंग दैट एंड दिस स्टडी इंडिकेट्स हाउ नेचुरल चेंजेस इंक्लूडिंग द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरवेंशंस आर हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज। तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स की जो पॉपुलेशन है सुंदरबन एरिया में वो डिक्रीज कर रही है। एंड वाई इट इज डिक्रीजिंग? इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द राइजिंग सैलिनिटी ऑफ सुंदरबन एरिया। ये ध्यान रखिएगा। एंड सैलिनिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द राइज इन सी लेवल विच इज ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। एंड दूसरा कारण ये है कि जो नदियों से द फ्रेश वाटर विच यूज टू रीच फ्रॉम द रिवर्स दैट इज ऑल्सो नॉट रीचिंग सुंदरबन, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई सैलिनिटी इज राइजिंग। एंड गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। गैंगेटिक डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड इसका जो क्लासिफिकेशन है IUCN की रेड लिस्ट में दैट इज एंडेंजर्ड। तो गैंगेटिक डॉल्फिन इज कंसीडर्ड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट। यहाँ पे IUCN के बारे में देख लेते हैं। IUCN क्या है? IUCN is an international organization that works for the conservation and sustainable use of natural resources. तो बेसिकली ये natural resources के conservation और sustainable use की तरफ काम करता है। कब बना था ये? It was formed on 5th of October 1948 and कहाँ पे लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन ग्लांड, स्विट्जरलैंड एंड इट इज बेस्ट नोन फॉर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कॉल टू डिक्लेयर साइक्लोन गाजा एज नेशनल डिसास्टर। तो साइक्लोन गाजा आया था, तमिलनाडु को हिट किया था एंड देयर इज अ डिमांड फ्रॉम पीपल ऑफ तमिलनाडु दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल डिसास्टर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेशनल डिसास्टर होता क्या है। तो एज सच देयर इज नो प्रोविजन एग्जीक्यूटिव और लीगल टू डिक्लेयर एनी नेचुरल कैलेमिटी एज अ नेशनल कैलेमिटी। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अगर यूपीएससी के एग्जाम में आपको कोई कंडीशन दी जाए, सो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर डिक्लेयरिंग एनी डिसास्टर एज अ नेशनल डिसास्टर। तो ध्यान रखिएगा, देयर इज नो प्रोविजन executive or legal to declare a natural calamity as a national calamity. So this point highlights the need for having a definition for national disaster. तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी डिसास्टर को नेशनल डिसास्टर या डिसास्टर ऑफ सीवियर कैलेमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? इट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू गेट मोर फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अगर इसके बावजूद भी फंड कम पड़ता है, इवन इफ द फंड इज लेस, देन अ कैलेमिटी रिलीफ फंड इज सेटअप विद द under which the corpus is shared in the ratio of 3:1 between center and state. तो ये ध्यान रखिएगा। एंड एक नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड होता है दैट इज बीइंग 100% फंडेड बाय द सेंटर एंड उससे जो फंड आएगा वो भी अगर
सेंटर उसको सीवियर कैलेमिटी मानता है तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। देयर इज ऑल्सो अ रिलीफ इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और फॉर ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स टू द पर्सन्स अफेक्टेड। तो जो लोन्स मिलते हैं आप अगर आपने पहले भी लिया है और अगर आप आगे भी लेंगे तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलता है इन केस सेंटर डिक्लेयर एनी कैलेमिटी एज अ कैलेमिटी ऑफ सीवियरिटी। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये था नेशनल डिसास्टर से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं इस पेज पे, एक और न्यूज़ है that is related to aspirational district program of India. Aspirational district program, it was initiated in January 2018. तो aspirational district program देख लेते हैं हम लोग कि ये कौन सा प्रोग्राम है। It was launched by the Honorable Prime Minister in January, ये ध्यान रखिएगा। And the most underdeveloped districts of India were now named as aspirational districts by Prime Minister Modi. तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या है, सो द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ द प्रोग्राम आर कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। तो जो सेंटर और स्टेट की अलग अलग स्कीम्स चल रही है उनको कन्वर्ज करके ये मेक श्योर किया जाएगा कि कैसे इन डिस्ट्रिक्ट्स को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। देयर विल बी अ कोलैबोरेशन of central and state level officers as well as district collectors, and there will be a competition among districts driven by a mass movement. तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो कंपटीशन रखा जाएगा विद इन दीज 111 डिस्ट्रिक्ट्स दैट हु कैन परफॉर्म बेस्ट। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स, स्टेट लेवल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के बीच में। इसके फोकस एरियाज क्या हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, वो देख लेते हैं। तो इसके फोकस एरियाज हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन फील्ड्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काम करेगा। एंड कैसे करेगा वो ये है कि सबसे पहले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बोला जाएगा कि यू शुड कॉम्पीट विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर ओन स्टेट, एंड व्हेन यू आर एट लेवल विथ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर ओन स्टेट देन यू विल हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एंटायर नेशन। तो एक तरह से ये कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने वाली स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। एंड जब भी आप लोग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में लिख रहे हो सो डू मेंशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड न्यूज़ थी। इसके बाद इस न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाईलाइट की गई है, एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे एक न्यूज़ हाईलाइट की गई है, एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम। एंड ये किसका प्रोग्राम है ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखा भी हुआ है। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड दिस प्रोग्राम अलाउज पब्लिक and private sector companies to operate, maintain and development amenities at heritage sites। तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो हैं जो हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको मैनेज करेंगे। एंड रिसेंटली जो है खजुराहो, महाबलीपुरम हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डालमिया भारत प्राइवेट लिमिटेड, एंड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड आलमपुर टेम्पल हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड टू डालमिया भारत प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा। अर्लियर रेड फोर्ट वाज आल्सो अवॉर्डेड टू डालमिया ग्रुप फॉर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम, ये किसकी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको मेंटेन कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पीपीपी मॉडल पे काम कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के बारे में। नाउ कम टू एडिटोरियल सेक्शन। तो पहला एडिटोरियल टाइटल्ड है स्नूपिंग और सेविंग। तो देख लेते हैं कि एडिटोरियल में क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट एडिटोरियल वाज ऑन फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी और राइट टू प्राइवेसी के बीच में बैलेंस बनाया जाए। एंड बैकग्राउंड क्या है, the background of this article is 2 official documents released by the government recently. First one is the order that authorizes 10 agencies under the center to implement section 69(1) of the IT Act, which was amended in 2008, and this section actually allows interception, monitoring and decryption of information transmitted through or stored in a computer resource। तो बेसिकली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पावर दी है 10 सेंट्रल एजेंसीज को दैट दे कैन इंटरसेप्ट, मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये इसके कारण, और दूसरा जो कारण है सेकेंड वन इज द ड्राफ्ट प्रपोजिंग चेंजेस टू द रूल्स फ्रेम्ड इन 2011 फॉर इंटरमीडियरीज सच एज इंटरनेट एंड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स एंड साइबर कैफेज।
जो दूसरा है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट प्रपोजल लाया है कि हाउ इंटरमीडियरीज शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू कर्ब फेक न्यूज एंड अदर एक्सप्लोजिव मैसेजेस, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड अंडर दीज चेंजेस द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द इंटरमीडियरीज दैट दे शुड हेल्प आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑफेंडिंग कंटेंट। अगर आपका जैसे व्हाट्सएप के केस में है कि चैट जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट इसके बावजूद भी आपको कॉपरेट करना पड़ेगा एजेंसीज के साथ टू शो देम द ओरिजिनेटर ऑफ दैट फेक न्यूज और एनी एक्सप्लोजिव मैसेजेस। एंड यहाँ पे इशू क्या रेज किया है एडिटोरियल ने? There are two issues that are being raised by the editorial, that these proposals are affecting two fundamental rights. First one is the right to privacy and second one is the right to free speech. तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे जो स्कीम जो इन्होंने नए रूल्स या ड्राफ्ट प्रपोजल लाए उसके कारण दो राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं और दोनों फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फ्री स्पीच। एंड जो दूसरा इशू रेज किया है एडिटोरियल ने वो ये है कि इट वुड लीड टू सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इट कैन लीड टू अ इंडिया बिकमिंग अ पुलिस स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन एडिटोरियल ने सजेस्ट किया है कि द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो आपको नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। एंड जो दूसरा उन्होंने सजेस्ट किया है वो ये सजेस्ट किया है कि जुडिशियल अप्रूवल शुड बी मेड एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग डिसीजंस। तो अगर आपको किसी को सर्वेलेंस करना है, किसी के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके पहले आपको जुडिशरी से पूछना पड़ेगा। ये ऐसी कंडीशन इन रूल्स में रखनी चाहिए, ये एडिटोरियल ने सजेस्ट किया है। तो ये हो गया पहले एडिटोरियल के बारे में। अब हम लोग लीड आर्टिकल देख लेते हैं विच वॉज अबाउट इंडिया नीड्स इंडिविजुअल एक्शन। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। So lead article was on how individual freedom is being curbed and governments across the world are posing threat to liberty, not only in India but across the world. Even if you see in the European or in the American nations, there also governments are posing threat to liberty and they are threatening journalists as well as the common man. And here author discusses about secularism, the most important of the freedom, that is religious freedom, and how it is being threatened in India. इसके अलावा author ने इसमें क्या क्या डिस्कस किया हम देख लेते हैं पहले कि author has discussed what are the essential features of fascism, can judiciary save the liberal ideas mentioned in the constitution, and finally what could be done to save liberal ideas. तो ये देखते हैं, शुरू करते हैं इस आर्टिकल का डिस्कशन। So author begins by citing some examples that how individual freedom is being curbed in India, and he highlights that we live in an India where we are told what we can and cannot eat, what we can and cannot watch, हम क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं, क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं। So these are the times in India that we are living in. And other issue that he highlights is that dissent particularly in universities and public spaces is being curbed. So dissent is being curbed. And another issue that he raises is that of the sloganeering and flag raising have become the test for nationalism. तो अब आप if you are nationalist or not, that is being decided whether you are holding the flag or not. And again journalists are being shot dead. तो ये सब मतलब ये कंडीशंस हैं जो ऑथर को लगती हैं जिसके कारण से कि वी आर लिविंग इन एन इंडिया दैट इज इनटॉलरेंट और that is against the liberal ideas. And he also discusses how secularism has been undermined by successive governments. It is not just the BJP government or the present regime that is undermining secularism, but even the past governments have undermined the secularism. And he cites the example of Rajiv Gandhi government that overturned the Shah Bano judgment, and the Rajiv Gandhi government also banned Salman Rushdie's The Satanic Verses, and it was the Rajiv Gandhi government only that opened the lock of Babri Mosque in Ayodhya to Hindus. तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से सेकुलरिज्म को अभी वाली गवर्नमेंट सिर्फ अंडरमाइन नहीं कर रही है बल्कि पीछे की गवर्नमेंट्स ने भी यही किया है फॉर माइनॉरिटी अपीजमेंट और फॉर एनी अदर इशू फॉर टेकिंग वोट्स दे हैड अंडरमाइंड द वर्ड सेकुलरिज्म. And he also highlights that Indian secularism is different from Western secularism. And why he is saying that Indian secularism is different from Western secularism? Because Indian secularism does not means negation of religion, कि religion होगा ही नहीं. It simply means state being equidistant from every religion. Indian secularism में सिर्फ इतना है कि state would not promote any particular religion और state will not have any religion. तो ये है इंडियन सेकुलरिज्म की विशेषता और द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म.
अब देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन से फीचर्स फासिज्म के हाईलाइट किए हैं कि फासिज्म क्या फीचर होते हैं. इट इज नॉट ओनली दैट व्हेन अ हिटलर विल बी देयर देन ओनली बी फासिज्म. देयर आर सर्टेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फासिज्म दैट डिफाइंस वेदर अ स्टेट इज बीइंग टर्न्ड इनटू फासिस्ट स्टेट और नॉट. तो सबसे पहला जो फीचर उन्होंने हाईलाइट किया है फासिज्म का, इट ऑलवेज प्रोमिसेस टू रिटर्न अस टू अ मिथिक पास्ट. वो हमेशा आपको पास्ट की तरफ ले जाना चाहेंगे, अ ग्लोरीफाइड पास्ट वेयर देयर वाज एवरीथिंग वाज वेरी गुड, तो उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे. सेकेंड पॉइंट इज the politicians who are fascist will campaign on anti-corruption agenda even when they are transparently corrupt. Even when they are openly corrupt, they will talk about anti-corruption campaigns. Third feature of fascism is anti-intellectualism, and fascism considers equality as its own enemy. तो वहाँ पे जो टारगेट होंगे वो इंटेलेक्चुअल्स जो भी हैं वो टारगेट होते हैं फासिस्ट स्टेट के. एंड जो चौथा फीचर उन्होंने हाईलाइट किया है फासिज्म से रिलेटेड वो है कि फासिज्म रेजिम्स पोजिट द डोमिनेंट ग्रुप इंटरेस्ट एज द अल्टीमेट एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ. एंड फासिस्ट स्टेट क्या करते हैं कि वो दिखाते हैं कि कैसे डोमिनेंट ग्रुप जो है वो खतरे में है. सो बेसिकली दे पोर्ट्रे डोमिनेंट ग्रुप एज द विक्टिम ऑफ द सिचुएशन. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट फीचर हाईलाइट किया है फासिस्ट पॉलिटिशियंस का या फासिस्ट स्टेट का, वो ये है कि दे ट्राई टू ब्रिंग सच अ लॉ that criminalizes ethnic, religious और sexual minorities. एंड ये सारी कंडीशंस हम एट प्रेजेंट इंडिया में देख सकते हैं. व्हेन इंटेलेक्चुअल्स आर बीइंग टारगेटेड, व्हेन देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू क्रिमिनल, तो ऐसा ऑथर का कहना है. सो now the next question that he raises is, can judiciary save individual freedoms? And author says he is not very much optimistic about ki judiciary can save these freedoms because the past record of the judiciary in testing times is not very encouraging. If we think of the emergency, तो emergency के time में judiciary ने fundamental rights को नहीं protect किया था, इसलिए author feels that the judiciary might not protect our individual rights this time also. So again, what could be done to save the individual freedoms? Author says that ultimately it is the people who will have to protect the constitution and all the liberal ideas that are mentioned in the constitution. तो यहाँ पे कौन सेव करेगा इंडिविजुअल फ्रीडम्स को? He says that it is the people of India who will save those ideas. And again he suggests that it is millions of acts of individual bravery that will save these ideas. तो इंडिविजुअली हम सभी लोगों को एक्शन लेने पड़ेंगे so that we can save these liberal ideas. जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो दैट वाज ऑन द ऑप्टिक्स ऑफ द थर्ड फ्रंट एंड दैट इज अ वेरी पॉलिटिकल वन, सो वी कैन लीव इट. थर्ड फ्रंट के बारे में देख लेते हैं. ये थर्ड फ्रंट होता क्या है? बेसिकली इन इंडिया थर्ड फ्रंट रेफर्स टू द पॉलिटिकल अलायंस दैट इज एंटी बीजेपी एंड एंटी कांग्रेस. बेसिकली द कोलिशन ऑफ द रीजनल पार्टीज कमिंग अप टू प्ले अ रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स. तो एंटी बीजेपी एंड एंटी कांग्रेस जो भी फ्रंट बनता है उसको थर्ड फ्रंट बोला जाता है. इसके बाद जो सेकेंड एडिटोरियल था आज का, डेट वॉज ऑन बांग्लादेशीज इलेक्शन. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एडिटोरियल ने क्या डिस्कस किया है. दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स हाउ वायलेंस इज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन बांग्लादेश. तो ये ध्यान रखिएगा कि हाउ वायलेंस इज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन बांग्लादेश. एंड एडिटोरियल ऑल्सो हाईलाइट्स द यूज ऑफ फोर्स बाय अवामी लीग टू काउंटर इट्स अपोजिशन. तो अभी जो प्रेजेंट वहाँ बांग्लादेशी गवर्नमेंट है दैट इज बीइंग लेड बाय अवामी लीग एंड इट इज यूजिंग फोर्स टू काउंटर opposition as well as violence is being used to curb the opposition. तो ये ध्यान रखिएगा. Editorial also highlights how in 1996 and 2006 the opposition party that is Bangladesh Nationalist Party did not step down even after losing elections. So basically editorial is highlighting the fraught nature of Bangladesh's democracy. And then it highlights some of the achievement of the present regime, especially with regard to the economic front that is not very much important for us. And then it highlights the two issues on which Bangladeshi government is being criticized. First one is the passage of digital security bill and second one is the crackdown on student protesters. तो ये दो चीज़ें हैं जिसके कारण बांग्लादेशी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है. एंड एडिटोरियल क्या सजेस्ट कर रहा है? एडिटोरियल सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर फॉर बांग्लादेशी डेमोक्रेसी इफ इलेक्शंस आर फॉट ऑन परफॉर्मेंस एंड नॉट थ्रू द यूज ऑफ फोर्स. तो बेसिकली ये है कि इलेक्शंस जो होने चाहिए वहाँ पे वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस. तो ये ध्यान रखिएगा. बांग्लादेशी इलेक्शन के बारे में था ये एडिटोरियल. आज फ्राइडे है तो देर इज अ डिबेट एंड द क्वेश्चन फॉर डिबेट इज, आर इंडियाज लॉज ऑन सर्विलेंस अ थ्रेट टू
प्राइवेसी। इसके बारे में हमने अपने पहले एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन दैट अलाउज 10 सेंट्रल एजेंसीज टू मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसको लेकर के क्वेश्चन है। तो दिस पर्सन सेज दैट यस इंडियाज लॉज ऑन सर्विलेंस आर अ थ्रेट टू प्राइवेसी। एंड इन्होंने रीजन क्या दिया है कि वाई ही इज सेइंग इट, बिकॉज he says that Delhi Police, CBI and Directorate of Revenue Intelligence cannot be strictly termed as organizations concerned with homeland security। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमको ऐसी पावर्स क्यों चाहिए, गवर्नमेंट नीड्स दीज पावर फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। एंड ही सेज दैट द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिल्ली पुलिस, CBI एंड डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कैन नॉट बी कॉल्ड as strictly organizations that are concerned with homeland security। And he says that these orders will turn the India into a police state. Now this person says that no, it will not turn the India, it is not, these surveillance powers are not a threat to privacy. Why she is saying so? She says that right to privacy is not an absolute one and it can be curbed under certain circumstances। तो ये ध्यान रखिएगा कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट कैन बी कर्ब्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और ये शी सेज दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, ओनली व्हेन दोज आर फुलफिल्ड देन ओनली सर्विलेंस विल स्टार्ट। एंड व्हाट आर दीज कंडीशंस? व्हेन एनी पर्सन इज पोजिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और when there is an incitement to an offense, तभी ये सर्विलेंस के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। और ये सर्विलेंस का ऑर्डर कौन दे सकता है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस सर्विलेंस ऑर्डर्स कैन बी पास बाय होम सेक्रेटरी एंड इन सॉर्ट ऑफ एनी इमरजेंसी लाइक कंडीशन देन इट कैन बी पास बाय पर्सन नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी इन द इंडियन गवर्नमेंट। सो शी इज सेइंग दैट नो, these powers are not threat to privacy। And now the balanced view, she says that we need to move towards a new legal framework for surveillance। So we need to find out a balance between public interest and as well as right to privacy। And she is also saying that as the threats are changing, we need new framework for surveillance while protecting those rights of citizens that make the democracy robust। तो ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ थी, ये डिबेट थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमने ट्रिपल तलाक फर्स्ट पेज पे देखा था, उसको लेकर के अपोजिशन ने क्या इश्यूज रेज किए हैं वो देख लेते हैं। अपोजिशन मेंबर्स आर हाईलाइटिंग दैट इट इज रॉन्ग टू क्रिमिनलाइज अ सिविल रॉन्ग। सो मैरिज इज बेसिकली अ सिविल एक्ट, सो वी शुड नॉट क्रिमिनलाइज इट। एंड जो दूसरा इशू उन्होंने रेज किया कि हु विल प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ इफ हस्बैंड इज इन द जेल। तो अगर ट्रिपल तलाक के बाद आप हस्बैंड को जेल में डाल देते हैं तो हु विल प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस, एंड दैट एस्पेक्ट हैज नॉट बीन हैंडल्ड इन दिस बिल। तो ये ध्यान रखिएगा। ये इस बिल का क्रिटिसिज्म, दो क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला ये कि हु विल पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इफ हस्बैंड इज सेंट टू जेल, एंड वाई वी आर कन्वर्टिंग अ सिविल रॉन्ग इनटू अ क्रिमिनल वन। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। इसके बाद इस पेज पे एक जो न्यूज़ थी वो एनआरसी की थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं पेज नंबर 5 में शायद। तो ये ध्यान रखिएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, कब शुरू हुआ था। As I had already told you, it started in 2013 after Supreme Court order। and इसका क्यों शुरू हुआ था? Because it was meant to drive away illegal immigrants from Assam। तो ये ध्यान रखिएगा एनआरसी के बारे में। So coming to next पेज नंबर 11। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है KLF से रिलेटेड, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, एंड इट हैज़ बीन बैंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच इंसाइट वायलेंस कैन बी बैंड, एंड हु कैन बैन देम? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है 7th ट्रेंच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स फ्रॉम जनवरी। बॉन्ड स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड मे बी परचेज बाय अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन परचेज कर सकता है? एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया।
सो एंड दूसरी जो चीज है इससे रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर आर एलिजिबल फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर फंड ले सकती हैं? सो those political parties which are registered under section 29 of the representation of people act and those who have secured not less than 1% of the votes in the last general election or state legislative assembly। इसके बाद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में तीसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी एनकेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टीज विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैंक में जमा करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉन्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे। कौन सा बैंक है जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते? So that bank is SBI, State Bank of India. From State Bank of India, you can purchase electoral bonds. जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो यहाँ पे है, MEA upbeat over ties with China and it was basically a year end review of Ministry of External Affairs। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं। सो अचीवमेंट के रूप में उन्होंने हाईलाइट किया है ब्रिंगिंग इंडिया चाइना रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक, forging friendly relations with neighbors as we can see in the case of Maldives as well as Bangladesh and Sri Lanka also, and third achievement that they have highlighted is the establishment of International Solar Alliance in India। तो ये ध्यान रखिएगा चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंज ये था कि कीपिंग द बैलेंस बिटवीन यूएस यूरोप एक्सिस एंड चाइना रशिया एक्सिस, एंड रिमेंबर चाइना एंड रशिया आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वेदर वी लाइक इट और, बट चाइना एंड रशिया are important and will remain important for us, so it is a challenge for India to keep balance between US Europe axis and China Russia axis। तो ये न्यूज़ थी इस पेज पे। now let's move to नंबर 12। यहाँ पे जो बेसिक न्यूज़ थी वो बांग्लादेश से रिलेटेड थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, यूएस विल नो लॉन्गर बी द ग्लोबल पुलिसमैन। तो इसका क्या मतलब होता है? ग्लोबल पुलिसमैन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ नेशन विच सीक्स ग्लोबल हेजिमनी। ऐसा कोई भी देश जो दुनिया भर के देशों को कंट्रोल करना चाहता है या उन्हें अपने अंडर में रखना चाहता है, उसको ग्लोबल पुलिसमैन बोला जाता है। एंड अमेरिका को क्यों बोला जाता था ग्लोबल पुलिसमैन? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरवेंशन इन द फॉरेन लैंड्स as it has intervened in Iraq or Afghanistan or Syria or in number of other countries. So that was the reason why US was called as a global policeman, and earlier the term was referred to British Empire before 1945, and after 1945 the term is used for United States of America as it tries to undermine and control other nations। तो ये ध्यान रखिएगा ग्लोबल पुलिसमैन के बारे में। Now come to next page, and in the business page there was a news about the recent notification that has been issued by the central government with regard to e-commerce sites। and यहाँ पे हुआ क्या है, what are the new norms? सबसे पहले नए norms देख लेते हैं। yesterday also we have discussed these norms as well as we have seen about the inventory based model of e-commerce and market based model of e-commerce। so those who are not very clear about it can see it in yesterday's video। and हम norms देख लेते हैं क्या सेंटर ने चेंज किया है। From February 1, 2019, e-commerce companies will be barred from selling products sourced from firms in which they have stake in or control over। तो February 1 से क्या होगा कि जिन भी कंपनीज का अपने खुद के एक वेबसाइट बना रखी है उन्होंने, वो उसके जरिए जो है वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपने नहीं बेच सकेंगे। जैसे अमेजन है, एंड अगर कोई अमेजन का ही प्रोडक्ट है तो वो वहाँ पे नहीं बेच सकेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस विल नॉट फोर्स एनी सेलर टू सेल द प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सक्लूसिव, जैसे अभी है कि सिर्फ अमेजन एक्सक्लूसिव या फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव, तो ऐसा कोई भी अब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एंड वन थिंग दैट इज मेनी पीपल आर सजेस्टिंग दैट द न्यू नॉर्म्स विल हेल्प द लोकल रिटेलर्स, एंड इसके कारण जो लोकल रिटेलर्स हैं उनको मदद मिलेगी, क्योंकि जो छोटे रिटेलर्स थे दे वर फेसिंग इमेंस कंपटीशन फ्रॉम दीज ह्यूज MNCs that were operating in e-commerce areas, so they will get the help। and another thing that will come to fore is that the investment model will have to change because the government has allowed 100% FDI in marketplace model but not in inventory based model। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसके कारण से अब जो e-commerce कंपनीज हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट मोड बदलना पड़ेगा। तो ये नए नॉर्म्स से रिलेटेड था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है
एक इंपॉर्टेंट न्यूज, 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिसीव रुपीज 28,615 करोड़ फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर को क्यों जरूरत पड़ गई इन बैंक्स को पैसा देने की? वाई सेंटर इज गिविंग फंड टू दीज बैंक्स टू हेल्प देम कम आउट ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट मेस एंड स्टार्ट लेंडिंग अगेन टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो सेंटर इज गिविंग फंड्स टू दीज बैंक्स so that they can come out of non-performing asset mess and again start lending to boost economic growth. And कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन सो दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्रॉब्लम डज नॉट अराइज इन फ्यूचर। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सो दैट द एनपीए प्रॉब्लम डज नॉट अराइज इन फ्यूचर। इसके बाद जो अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है वो है फिस्कल डेफिसिट टचेज 115% ऑफ टारगेट। हम लोग देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। The difference between total revenue and total expenditure of the government is termed as फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू होता है एंड कितना वो स्पेंड कर रही है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। एंड ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड इसको कैलकुलेट करते टाइम बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू, बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब आप फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें बोरोइंग्स को आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फिस्कल डेफिसिट के बारे में। इसके बाद पेज नंबर 15-16 वी कैन स्किप, दैट वाज अ स्पोर्ट्स पेज सो वी कैन स्किप इट। जो यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू कोलिन ओ ब्रैडी who is from USA and he has become the first person to solo trek across अंटार्कटिका। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोग एसएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान कर सकते हैं कि कोलिन ओ ब्रैडी फ्रॉम यूएसए हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सोलो ट्रैक अक्रॉस अंटार्कटिका। दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। प्लीज डू like, share and subscribe the Exams Made Simple and tell us in comment section whether you like this video or not. Thank you and have a nice day.